नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अक्टूबर 26, वर्ष है 2024। आज मैं बात करूँगा कुछ पुरानी खबरों को लेके, जो खबरें बताती है कि हमारे हिंदू समाज के पास अपनी संस्थाएं होना क्यों जरूरी है। संस्थाएं एक ऐसी चीज़ होती है जो कि समाज के लिए काम करती है और समाज की जो ज़रूरतें होती है, समाज के जो कार्य होते हैं, उसको पूरा करने के लिए संस्थाएं बनाई जाती है। तो ये जो संस्थाएं होती है, इसमें समाज के कुछ लोग होते हैं जो कि समाज के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि समाज के लोगों को बाकी काम भी करने होते हैं। समाज के लोगों को अपने खर्चे, घर बार, नौकरी, परिवार, बाकी कितनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जो संस्थाएं होती है, संस्थाओं का काम होता है कि वो इन सबसे दूर रह के समाज के हितों के लिए काम करें। मगर जिस समाज के पास अपनी संस्थाएं नहीं होती, उनकी समस्या ये होती है कि उनकी ना तो आवाज़ कहीं पे पहुंचती है, ना तो उनकी आवाज़ किसी को सुनाई जाती है, और ना ही उनकी समस्याओं पे कोई काम होता है। तो वो जो समाज होता है वो बिना संस्था के कमज़ोर रहता है और वो समस्याओं में और डूबता चला जाता है और उसका भविष्य खतरे में होता है। तो एक एक करके मैं आज कुछ खबरें आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि संस्थाओं का होना कितना ज़रूरी है हमारे हिंदू समाज के लिए। ठीक है, तो खबर है अप्रैल 18, 2022 की। अल जजीरा खबर डालता है कि जमीयत उलेमा हिंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील डालती है कि ये जो बुलडोजर चलाया जाता है आरोपियों के घर के ऊपर, उसको बंद किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग सितंबर 18, 2024 को दूसरी खबर आती है। खबर ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करती है और जो बुलडोजर वाली कार्यवाही है उस पर वो हॉल्ट लगा देती है, स्टे लगा देती है, एक तरीके से रोक लगा देती है। अभी हाल ही की खबर है, सितंबर 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हालांकि जो बुलडोजर की कार्यवाही है ये अपराधियों के घर पे ही होती है, मगर फिर भी ये अपील की गई कि अगर कोई अपराधी है भी तो भी बुलडोजर चलाना संवैधानिक नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में और फिर उस पर जजमेंट आया। चलते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर है दिसंबर 2022 की। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड की जो हाईकोर्ट होती है वो हल्द्वानी में एक जगह होती है रेलवे की, ऐसा डिस्प्यूट है कि वो रेलवे की जगह है। तो जो हाईकोर्ट होती है उत्तराखंड की, वो ऑर्डर करती है कि इस जमीन को खाली करवाया जाए क्योंकि ये जमीन रेलवे की है, ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट का मानना है। और रेलवे वालों का यही पक्ष है कि ये जो जमीन है हमारी है, यहाँ पे जो भी घुसपैठी है, यहाँ पे जो भी रह रहे हैं वो गैर कानूनी है। ठीक है, दिसंबर 2022 में ये उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है। उसके बाद हम देखते हैं जनवरी 5, 2023। ये जो मामला होता है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी की जो जगह होती है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, अब कौन रह रहा होता है वो तो आप जानते होंगे, मगर जो ये जगह होती है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है कि ये जो जगह है इस पे अभी टेम्पररी स्टे लगा दिया जाए जब तक इन लोगों को कहीं पे रहने के लिए जगह नहीं दी जाती। और अभी जुलाई 25, 2024 में एक दूसरा ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हल्द्वानी की ये जो जगह है जिसको खाली कराया जा रहा है, अगर ये खाली होती भी है तो इसमें रहने वाले लोगों के लिए दूसरी जगह कहीं पे रहने की व्यवस्था की जाए। तो आपने देखा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को निरस्त करके एक तरीके से उस जगह को खाली करवाने पे स्टे लगा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिली कि अगर आप कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको बेघर ना किया जाए, आपको वहीं पे रहने की या फिर आपको कहीं और घर देने की या रहने की उपस्थिति करवाई जाए। तो ये दूसरी खबर थी जो कि समझने जैसी और सीखने जैसी है कि अगर कोर्ट से ऑर्डर भी आते हैं तो उसे कैसे चैलेंज किया जाए बड़ी कोर्टों में, और उस पर कैसे स्टे लगवाया जाए, और सरकार को कैसे गाइडेंस दिया जाए, ये कैसे डायरेक्टर किया जाए कि आप उनके लिए दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करें। तो ये दूसरा वाक्य था जो कि सबक लेने लायक है। ठीक है, चलते हैं तीसरे वाक्य पे। तीसरा वाक्य है नवंबर 2020 का।
नवंबर 2020 में होता यह है कि दिवाली होती है। दिवाली में लोग फटाके फोड़ते हैं। अब फटाकों को फोड़ने के लेके लगभग 1000 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया जाता है केवल दिल्ली में। और मैं यहाँ पे ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको प्रिंट की, उसने 850 बताए हैं, मगर मोटा मोटी अनुमान 1000 का है। ये केवल दिल्ली की बात है। पूरे देश भर में कितने लोगों को पकड़ा गया फटाके फोड़ने पे दिवाली पे, उसका अभी मेरे पास आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता, मगर इतना माना जा सकता है कि 1000 से ज्यादा ही हो गए। तो ये मेरे लिए काफी हैरानी की बात है कि फटाके फोड़ने पे लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। ये तो एक घटना हुई 2020 की, मगर हम चलते हैं लगभग 2-3 साल बाद। नवंबर 2023 की खबर है, सुप्रीम कोर्ट फटाकों पे बैन लगा देता है फटाके फोड़ने पे। जिसके बाद होता यह है कि जो पुलिस होती है, पुलिस और बाकी जो प्रणालियां होती है, वो सब जगह रेड करना शुरू कर देती है, रेड पारना। जहाँ पे भी फटाके बेचे जा रहे होते हैं, खरीद के लाए जा रहे होते हैं, कितने लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ तक कि जो फटाके बनाने वाले लोग थे, मजदूर थे, ऐसी खबर है कि वो भी बेरोजगार हो गए हैं इस ऑर्डर के चलते। उनका जो एसोसिएशन है, उनके जो प्रभारी है, उनका कहना यही है कि जब से ऑर्डर आया है तब से हमारे लोगों की रोजगारी पे नुकसान पहुंचा है। तो यानी कि दिवाली पे फटाके खरीदना, फटाके फोड़ना, फटाके लाने ले जाना और फटाके बेचना एक तरीके से बंद हो गया है देखा जाए तो ये 3 कुछ ऐसे वाक्या है। हालांकि वाक्या तो मैं निकालूंगा तो ऐसे कितने ही 50, 100, 200, 500, 1000 वाक्या मिलेंगे आपको, क्योंकि हमारे देश में ये सब चलता रहता है और हमें इसकी आदत हो चुकी है। और जैसा कि मैं कहता हूं कि ये चीजें हो सकता है एक तेजी से ना हो जाए, एक झटके में ना हो जाए, मगर धीरे 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 आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि एक दिन आप खुद ही सब कुछ करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सीखने के लिए क्या बचा है? यहाँ पे सीखने और समझने जैसी केवल 2 ही चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि हिंदुओं के पास अपनी संस्थाएं होनी चाहिए जो कि उनकी आवाज उठा सके, जो कि उनकी आवाज कोर्ट कचहरी तक, पुलिस थाने तक, बाकी सब जगह पे उठा के रख सके, जिससे कि हमारा समाज की जो मांगे है, हमारे समाज की जो जरूरत है, उसको पूरा किया जा सके। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में जो हिंदू वकील है, ऐसे वकीलों को हम जोड़ सकते हैं जिससे कि वो हमारे लिए कोर्ट कचहरी के केस लड़े और हमारी अपील करे। उसमें थोड़ा आर्थिक खर्चा भी आएगा, मगर मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज में इतने सशक्त लोग हैं कि वो थोड़ा थोड़ा भी अगर देंगे, 100, 200 रुपये भी देंगे, तो ऐसी संस्थाएं काम कर सकती है। हालांकि इसे बनाना, इसे मैनेज करना और ईमानदारी के साथ काम करना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल समस्याएं सामना कर सकती है, मगर ये चीजें बनाई जा सकती है। अगर आपके पास आपकी ऐसी संस्थाएं होगी जो कि आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी, तो एटलीस्ट आपका कानूनी पक्ष, आपकी जो मांगे है वो सुनी जाएगी। अगर आपका कानूनी पक्ष, अगर आपकी मांगे रखने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो फिर आपकी मांगे सुनी कौन जाएगी? उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, वो आप कह ही नहीं सकते। फिर तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके संस्थाओं का होना, आपके वकीलों का होना, आपके लोगों का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ये पहला काम है। दूसरा काम ये है कि आपको आपकी राजनीतिक पार्टी बना के आपके उम्मीदवारों को जिताना पड़ेगा, उन्हें लोकसभा, विधानसभा सब जगह पे बिठाना पड़ेगा। तब आपकी आवाज भी सुनी जाएगी, आपके हिसाब से कानून भी बनेंगे और सब कुछ होगा। मगर मैं समझता हूं कि ये जो काम है, ये करने के लिए बहुत बड़े काम है। और मैं समझता हूं कि जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है या फिर करने की तैयारी की जाती है, तो लोगों में थोड़ी झिझक होती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे किया जाएगा। मगर मैं समझता हूं कि ये जो 2 काम है, ये 2 ही काम बहुत सशक्तिपूर्ण है। ये 2 काम अगर आप कर लेंगे तो आपको तीसरे किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन 2 कामों को पूरा कर लेते हैं तो आपकी लगभग सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी कानूनी लड़ाई और दूसरा कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाई अगर जीत जाते हैं, तो बाकी आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारा जो हिंदू समाज है, दुर्भाग्य से इतना बड़ा हिंदू समाज है, मगर हमारे पास 2 ऐसी संस्थाएं नहीं है, 2-3 ऐसी संस्थाएं नहीं है जो कि हमारे लिए आवाज उठा सके। और ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से हिंदू
इतना सामान्य सॉल्यूशन केवल एक दो सॉल्यूशन है। आपको अपनी कानूनी संस्था बनानी है और दूसरा ये कि आपको अपनी राजनीतिक संस्था बनानी है। कानूनी संस्था इसलिए जिससे कि आपका कानूनी पक्ष रखा जा सके, और राजनीतिक संस्था इसलिए जिससे कि आपकी आवाज़ पार्लियामेंट तक सुनी जा सके। बस दो ही काम है, मगर मैं समझता हूँ कि बहुत से हिंदू इतना भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से लोगों में हो सकता है हेसिटेशन हो, लोगों में हो सकता है कि थोड़ा डाउट हो कि ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप उसकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं, जैसा कि मैंने कहा है, आने वाले समय में हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, उसमें हम लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चुनाव में खड़ा करेंगे उम्मीदवार बना के, और उनके लिए हम वोट भी मांगेंगे। तो ये जो राजनीतिक पार्टी का काम है वो तो हम कर देंगे, वो तो मैं कर दूंगा। मगर हमारे लिए जो आप कर सकते हैं, आप अगर हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें ना कर सके, मगर एक चीज़ तो आप कर ही सकते हैं, वो ये कि आप हमें आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। हमें आपकी आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें हमारे खर्चे करने होते हैं रोज़ बरोज के, और उसके लिए हमें अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो, इसलिए आपके आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। अगर हम आपसे आर्थिक सहायता ना भी मांगे तो हमसे फिर राजनीतिक कार्य नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने रोज बरोज के काम धाम में पैसे कमाने के चक्कर में फंस जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें ही आपका पूरा दिन चला जाएगा। फिर आप समाज के लिए, फिर आप राजनीति के लिए, फिर आप अपने देश के लिए हो सकता है कि ज़्यादा कुछ ना कर पाए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति में वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जिसके पास आर्थिक क्षमता होती है। अगर हमारे पास आर्थिक क्षमता नहीं होगी तो हमारे लिए ये करना मुश्किल होगा, मगर करेंगे तो तब भी मुश्किल होगा, तब भी हम करेंगे, मगर करना तो है ही है। तो मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप भले बहुत कुछ ना कर सके, आप हो सकता है ज़्यादा कुछ ना कर सके, आप हो सकता है वकील हायर ना कर सके, आप संस्थाएं ना बना सके, आप राजनीतिक दल ना बना सके, आप लोगों को जोड़ ना सके, आप भले कुछ ना कर सके, मगर आप जो कर सकते वो ये कि आप हमें दान दक्षिणा आर्थिक सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए मैं नीचे UPI ID देता हूँ अपना। आप में से जिसको भी कुछ भी अगर डोनेशन करने की इच्छा हो, आप हमें कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी हम और हमारी टीम के लोग आगे काम कर पाएंगे। अगर हम अपने आर्थिक चीज़ों के नीचे दब जाएंगे, अगर हम अपने रोज बरोज के खर्चों को ही नहीं उठा पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बाकी की चीज़ें करना, समाज के लिए काम करने में समस्याएं आ सकती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि समाज को ही आगे बढ़ के इसमें हिस्से लेने पड़ेंगे। जब हम राजनीतिक पार्टी भी बना देंगे, जब हम लोगों को चुनाव में खड़ा भी करेंगे, जब हम लोगों को जोड़ेंगे अपनी पार्टी के साथ, तब भी मैं आपसे आपका योगदान मांगूंगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारी पार्टी में जुड़े, उसके सदस्य बने, और उसके लिए जो भी छोटी मोटी काम हो सके, छोटा मोटा कार्य हो सके, आप वो करें, जिससे कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं, हमारे जो टीम के लोग हैं, वो बढ़ते चले जाए। और जब हमारे साथ बहुत बड़े लोग होंगे तो फिर हमारी आवाज़ सुनी भी जाएगी, हम उस हिसाब से लोगों की मदद भी कर पाएंगे, हम उस हिसाब से अपना पक्ष भी रख पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें आर्थिक रूप से मदद करना और हमें हमारे पार्टी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो आपको जो नीचे कमेंट करके आपको बताना हो, आपके जो विचार हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करते। सो इट इज मी राज सिकारी साइनिंग ऑफ।